दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप लोग सब ठीक होंगे और स्वस्थ भी होंगे। मैं भी ठीक हूँ। तो आज हम करने वाले हैं आर्थिक भूगोल, जिसके अंतर्गत आज हम पढ़ने वाले हैं विषय क्षेत्र, यानी कि आर्थिक भूगोल का विषय क्षेत्र। इससे कि पहले की वीडियो में हमने आपको आर्थिक भूगोल का अर्थ और परिभाषाएं बहुत ही अच्छे तरीके से आपको समझा रखा है। आप पहले उस वीडियो को देखिए, फिर इसको देखिएगा। और आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देंगे, आप वहाँ से वीडियो को ज़रूर देखिए, फिर इसको देखिए तो समझ में ज़्यादा अच्छा आएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कि उपयुक्त परिभाषाओं से स्पष्ट है, यानी जो मैंने परिभाषाएं आपको समझा रखी हैं उसके हिसाब से मैंने बताया है कि उपयुक्त परिभाषाओं से स्पष्ट है कि आर्थिक भूगोल का विषय क्षेत्र विस्तृत और विषमताओं से भरा है। ठीक, इसीलिए मैं आपको बोल रही थी कि आप पहले परिभाषाओं को देख लीजिए, फिर उसके बाद इसको देखिए। ठीक, अब क्या लिखा है कि विषय क्षेत्र विस्तृत और विषमताओं से भरा है। जो आर्थिक भूगोल का विषय क्षेत्र है विषमताओं से भरा हुआ है। मनुष्य के सभी आर्थिक कार्य, इससे संबंधित क्रियाकलाप तथा इन पर प्रभाव डालने वाली सभी प्राकृतिक एवं सांस्कृतिक परिस्थितियों का अध्ययन करना आर्थिक भूगोल की विषय सामग्री है। क्योंकि मनुष्य के आर्थिक कार्य सीमित नहीं हैं, अतः आर्थिक भूगोल के क्षेत्र को किसी संकुचित सीमा में बांधना हमारे लिए तर्कपूर्ण नहीं होगा। दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि आर्थिक भूगोल का विषय क्षेत्र अत्यंत व्यापक है। वस्तुतः आर्थिक भूगोल जो है, आर्थिक कार्यों का तात्पर्य मनुष्य के उन सभी कार्यों से है जिनमें या जिनसे विषय क्षेत्र या किसी वस्तु के मूल्य में वृद्धि होती है तथा उसमें मनुष्य के किसी आवश्यकता को पूर्ण करने की क्षमता होती है। किसी वस्तु के मूल्य में वृद्धि और उसके रूप में स्थान अधिकार परिवर्तन से होता है, और तथा उपयोगिता का सीधा संबंध जो होता है आवश्यकता पूर्ति या उपभोग से है। इस प्रकार आर्थिक भूगोल का जो कार्यों का तात्पर्य किसी वस्तु के उत्पादन, विनिमय एवं उपभोग से है। क्या है कि किसी भी आर्थिक भूगोल यानी इसका जो प्रकार है, आर्थिक भूगोल का कार्य है किसी भी वस्तु के उत्पादन, विनिमय, उपभोग से है। ध्यान में रखिएगा, 3: उत्पादन, विनिमय एवं उपभोग। चलिए जानते हैं फर्स्ट, उत्पादन। अब देखिए, उत्पादन संबंधी आर्थिक क्रियाओं को, जैसा कि जो पाउंड्स महोदय हैं उन्होंने स्वीकार किया है कि मुख्यतः 3 भागों में बांटा जा सकता है उत्पादन को। फर्स्ट है प्राथमिक उत्पादन संबंधी कार्य। अब इस प्रकार पहले मैं इसको बता दे रही हूँ, प्राथमिक, द्वितीय और तृतीय। तो फर्स्ट के बारे में जान लेते हैं, प्राथमिक उत्पादन संबंधी कार्य। इस प्रकार के आर्थिक कार्यों में प्राकृतिक तत्वों का सीधा प्रयोग होता है। जितनी भी प्राकृतिक कोई भी चीज़ है उसका सीधा प्रयोग होता है। जैसा कि मिट्टी से कृषि उत्पादन, जैसा कि आप खेत से गन्ना लाए, वो क्या है, डायरेक्ट, यानी प्राकृतिक तत्वों को सीधा। मिट्टी से कृषि उत्पादन, जल से मत्स्य उत्पादन, खानों से खनिज उत्पादन, जंगलों से लकड़ी उत्पादन, ये क्या है, प्रकृति से सीधा डायरेक्ट उसका प्रयोग। अब लकड़ी उत्पादन, जंगलों से लकड़ी उत्पादन, जानवरों से दूध, और क्या हो सकता है, मांस, ऊन भी मिलता है, चमड़ी, हड्डी इत्यादि उत्पादन संबंधी क्रियाएं इसके अंतर्गत आएंगी। ठीक, फिर से बता दे रही हूँ कि इसमें प्राकृतिक तत्वों का सीधा प्रयोग होता है। मिट्टी से कृषि, खानों से खनिज उत्पादन, जंगलों से लकड़ी उत्पादन, जानवरों से दूध, ऊन, चमड़ा और मांस, हड्डी, ये सभी क्या है, प्राथमिक उत्पादन है, जो क्या है, प्रकृति से डायरेक्ट उपयोग में लाए जाते हैं। जैसे कि मान लीजिए अब खेत से गन्ना ला रहे हैं आप, वो क्या है, प्राथमिक हो गया। ठीक, अब देखिए द्वितीय सेक्टर वाले क्या हैं, कि द्वितीय उत्पादन संबंधी कार्य जो है, कि जैसे अब मान लीजिए, अब हमने क्या किया कि प्राथमिक उत्पादन को अगर हम देखें तो क्या किया, जंगलों से हमने लकड़ी लाए, ठीक है, उसका प्रयोग में लाने के लिए हमने क्या किया, मान लीजिए कि हमने लकड़ी से क्या किया, हमने फर्नीचर बनाया। ठीक, तो ये क्या हो जाएगा, लकड़ी से हमने फर्नीचर को बनाया। अब देखिए क्या हुआ, प्रकृति से हम लकड़ी का उपयोग किए, वो क्या है, प्राथमिक। अब लकड़ी से हमने फर्नीचर जो तैयार किया वो हमारा द्वितीय हो जाएगा। ठीक, तो इसी प्रकार आप देखिए, इस प्रकार के कार्यों से माध्यमिक उत्पादन भी इन्हें कहा जाता है।
ठीक, इनको माध्यमिक उत्पादन भी, क्योंकि ये और ये, ठीक है, तो इसको इसीलिए माध्यमिक उत्पादन भी कहा जाएगा, जिसके अत्यंत प्राकृतिक वस्तु का सीधा उपयोग नहीं होता है। ठीक है, जैसे हम प्राथमिक में कर रहे थे, इसका वैसे नहीं होता है, प्राकृतिक का सीधा उपयोग नहीं होता है, बल्कि प्राकृतिक वस्तुओं का रूप जो है परिवर्तित करके मूल्य में वृद्धि की जाती है। ठीक, जैसे लकड़ी को हमने काटा और लकड़ी को अलग ही शेप दे दिया, उसकी हर एक चीज़ें के खिलौने बना दिए हमने, और अलग अलग प्रकार के हमने चीज़ों को यूज़ करने के लिए उसको बना दिया। ठीक, और फिर क्या करते हैं, और फिर ये मार्केट में आता है, फिर इसके मूल्य में वृद्धि होती है क्योंकि हमने उसको चेंज किया है। फिर उस वस्तु का उपयोग होता है, जैसे गन्ने से चीनी। ठीक, अब देखिए प्राकृतिक तौर पर हमें क्या मिला, गन्ना। ठीक, अब गन्ने से हम जो चीनी बना रहे हैं वो हमारा द्वितीय हो गया। कपास से वस्त्र। ठीक, अब जल से जल विद्युत। ठीक है, जल से ही तो जल विद्युत बनाते हैं, टरबाइन के पंखे चलते हैं, उसके हिसाब से बनता है। अब देखिए इमारती लकड़ी से फर्नीचर, लोह अयस्क से लोहा, इस्पात और मशीनों इत्यादि कई सारी चीज़ें। ठीक, ये सभी क्या था, हमारा द्वितीय सेक्टर। अब देखिए तृतीय देख लेते हैं, तृतीय उत्पादन संबंधी कार्य। तो इसमें देखिए इस प्रकार के आर्थिक कार्यों में संलग्न वर्ग विशेष उत्पादन में कोई प्रत्यक्ष रूप से सहयोग तो नहीं होता, किंतु प्राथमिक एवं द्वितीय उत्पादन संबंधी कार्यों में इनसे सहयोग प्राप्त होता है। जैसे कि किसी कारखानों में कार्यरत लिपिक, शिक्षण संस्थाओं में शिक्षक, बैंक के विभिन्न कर्मचारी, नेता आदि, ये सभी क्या है, तृतीय उत्पादन। अब देखिए नेक्स्ट हम देख लेते हैं विनिमय। ठीक, अब देखिए विनिमय क्या है, आपको ध्यान में होना चाहिए कि आर्थिक कार्यों का जो तात्पर्य है, किसी वस्तु के तीन जो है भोग हैं, कौन कौन से, उत्पादन, विनिमय, उपभोग, उत्पादन। ठीक, तो अब हम सेकंड कर रहे हैं क्या, विनिमय। देखिए विनिमय क्या है, विनिमय का अर्थ होता है उत्पादित माल की अदल बदल या क्रय विक्रय। ध्यान से सुनिएगा कि विनिमय का अर्थ है उत्पादित माल की अदल बदल या क्रय विक्रय, अर्थात जब कोई वस्तु एक स्थान पर उत्पादित कर ली जाती है तब उपभोग करने हेतु विनिमय की आवश्यकता होती है। विनिमय आप देखेंगे दो प्रकार के होते हैं, फर्स्ट स्थानांतरण, दूसरा है हस्तांतरण। अब देखिए स्थानांतरण क्या है, स्थानांतरण का मतलब है कि उत्पादित माल को कारखानों से बाजार तक पहुंचाना, माल का स्थानांतरण कहलाता है। ठीक है, जैसे कारखानों से बाजार में उसको पहुंचाना बेचने के लिए। अब माल का हस्तांतरण इसे कहेंगे, फिर से सुनिए, उत्पादित माल को कारखानों से बाजार तक पहुंचाना माल का उत्पादन कहलाता है। यह स्थानांतरण यातायात एवं परिवहन द्वारा संपन्न होता है। इस प्रकार यातायात एवं परिवहन विनिमय का एक अंग है। इस प्रक्रिया को वस्तु के मूल्य में वृद्धि होती है। इस प्रक्रिया से क्या होता है, वस्तु के मूल्य में वृद्धि होती है। अब अगला क्या है, हस्तांतरण। अब देखिए कि हस्तांतरण क्या है, कि विनिमय का दूसरा पक्ष हस्तांतरण है। क्या है, स्थानांतरण के बाद हस्तांतरण, दूसरा पक्ष है हस्तांतरण, जिसमें किसी वस्तु का स्वामित्व या अधिकार परिवर्तन होता है। इस प्रक्रिया में वस्तु के मूल्य में वृद्धि हो जाती है। वाणिज्य इसी प्रकार का विनिमय कार्य है। ठीक, अब नेक्स्ट देख लेते हैं उपभोग। उपभोग क्या है, प्राय सभी प्रकार की आर्थिक क्रियाओं का उद्देश्य उपभोग में निहित होता है। उपभोग के लिए वस्तुएं उत्पादन एवं विनिमय से होकर गुजरती हैं। इस तरह उनमें मूल्य में वृद्धि होती है। अब इस प्रकार हम देखते हैं कि आर्थिक भूगोल के अध्ययन का क्षेत्र बहुत ही बड़ा है। ठीक है, देख रहे हैं ना, आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि हम यहाँ से यहाँ, हमने तो आपको शॉर्ट में बता दिया, लेकिन आप देखिए खुद सोचिए, कहाँ से कोई सामान आ रहा है, प्राकृतिक तौर पे ला रहे हैं, फिर उसका क्या है, द्वितीय उत्पादन हो रहा है, फिर तृतीय हो रहा है, फिर विनिमय हो रहा है, फिर हस्तांतरण हो रहा है, फिर उसका स्थानांतरण है, हस्तांतरण है, फिर उपभोग है। सब इन सब चीज़ों के गुजरने के बाद हमारे तक चीज़ें पहुँच रही हैं। ठीक, अब
सभी प्रकार के प्राकृतिक संसाधन, कृषि, उद्योग, व्यापार, परिवहन, अन्य अनेक प्रकार के सेवा कार्य आते हैं। विषय क्षेत्र की विशालता के कारण ही वर्तमान में आर्थिक भूगोल की अनेक शाखाओं का विकास हुआ। देखते हैं ना कि आर्थिक भूगोल की कई सारी शाखाएं हैं, जैसे संसाधन भूगोल, कृषि भूगोल, औद्योगिक भूगोल इत्यादि। वस्तुतः आर्थिक भूगोल का ज्ञान न केवल किसी व्यक्ति के दैनिक जीवन में भी परमोपयोगी है, वरन आर्थिक भूगोल के ज्ञान से वह राष्ट्र के विकास में भी वांछित सहयोग प्रदान करता है। उदाहरण, यह व्यापारी आर्थिक भूगोल के ज्ञान से ही यह जानता है कि किस वस्तु की कहाँ अधिक मांग है और कौन सी वस्तु कहाँ अधिक मिलती है। यदि यह ज्ञान न हो तो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में कोई व्यक्ति या राष्ट्र सफलता प्राप्त नहीं कर सकता। तो आई होप कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो देखिए, मैंने आपको अच्छे समझाने की कोशिश की है। आप अगर एक बार में नहीं आए, दोबारा आप ज़रूर देखिए, आपको समझ में ज़रूर आएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। हाँ, अगर कोई डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर कीजिए।